हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप परीक्षार्थियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हिंदी की जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुकी है। 5 मार्च को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो कृपया आप अपने दिमाग पे लोड ना लें। आप अपना जो सिलेबस है उसे एक बार रिवाइज़ कर लें शुरू से लेकर आखिरी तक। और उसके बाद जो आपने नोट बनाए होंगे, जो आपने प्रमुख तथ्य लिखे होंगे, उन्हें आप एकदम बारीकी से रिवाइज़ कर जाएँ। पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये तो सबको पता था कि मार्च में हमारा परीक्षा हो जाएगा लगभग 10 तारीख तक। तो कृपया आप लोड में ना आएँ और अपना जो नोट है उसे रिवाइज़ करते रहें। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आदिकाल से संबंधित जो आचार्य शुक्ल की पुस्तक में जो प्रमुख कोट हैं उनके, मैं उन्हें इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हूँ, ताकि आप लोग आदिकाल से अगर कोई कोट इनकार आता है तो आप उसे पकड़ लें, और अगर इससे संबंधित कोई डाउट हो तो वह डाउट आपका क्लियर हो जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़रूरतमंद के पास शेयर करें। तो आचार्य शुक्ल के जो प्रमुख कथन है आदिकाल के बारे में, उन्हें मैंने इस वीडियो में रखने का प्रयास किया है। पहला कोटेशन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब होता है। ये आचार्य शुक्ल का कई बार परीक्षा में पूछा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है, और इसे की आगे आने की भी संभावना है। दूसरा है कि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। जैसा कि आदिकाल में वीर गाथात्मक काव्यों का जो वर्णन किया गया है, युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है, तो उस प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। तो आचार्य शुक्ल अपनी इस कोट में वही बता रहे हैं कि रचनाओं की जो विशेष प्रवृत्ति है वीर गाथात्मकता, तो उसके आधार पर उन्हें इसे वीर गाथा काल का नाम दिया, और कह रहे हैं कि प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। कोट नंबर 3 है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये आचार्य शुक्ल का बहुत इंपॉर्टेंट कोट है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, और इससे वो आदिकाल की जो समय सीमा है उसका निर्धारण अपने हिसाब से करते हैं। प्रश्न कोट संख्या 4 है कि नाथ पंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी थी। जैसे कि आपको पता होगा कि नाथ पंथ आगे चल के संत संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ, और नाथ पंथ के जो बीज हैं, संत काव्य धारा के जो बीज हैं, वो कहीं ना कहीं नाथ पंथ में ही हमें दिखाई दे जाते हैं। और यहाँ इस कोट में वो उनकी भाषाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि उनकी भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी थी। पांचवा कोट है कि सिद्धों की उद्धत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। जैसा कि सिद्धों की जो भाषा थी, उन्होंने अपभ्रंश में अपनी रचनाओं को लिखा है। और अपभ्रंश के जब नामकरण की बात आती है, तो जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुरेली ने उसे पुरानी हिंदी कहा है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आचार्य शुक्ल ने भी उसे पुरानी हिंदी का नाम दिया है। तो इस कोट में आचार्य शुक्ल वही बता रहे हैं। कोट संख्या 6 है कि जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तो अपभ्रंश कहलाने लगी। यहाँ पे जो भाषा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है उसके बारे में आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जब कोई भी भाषा बोलचाल के रूप में थी तो वो देश भाषा थी, अर्थात जो वहाँ की जनता द्वारा बोली जाती हो। लेकिन जब वो बोलचाल की भाषा साहित्य रूप में परिवर्तित हो गई, कह सकते हैं कि उस तत्कालीन विद्वानों ने उस भाषा को अपने साहित्य में उसी भाषा में लिखा, तो कौन सी भाषा बन गई? वो अपभ्रंश कहलाने लगी। कोट संख्या 7 है कि सिद्धों में सरस सबसे सरह, माफ़ कीजिएगा, ये सरह होगा, सरस गलत टाइपिंग हो गया है, सरह। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात संवत 690 के हैं। जैसा कि पता है कि आचार्य शुक्ल संवत 690 सरहपा का समय काल निर्धारित करते हैं। अगर वहीं हम राहुल सांकृत्यायन का समय काल देखें तो उन्होंने संवत 669 ईस्वी को स्वीकार किया, और सर्वमान मत भी है कि सरहपा हिंदी के सबसे प्रथम कवि हैं, कह सकते हैं सबसे पुराने कवि हैं। तो आचार्य शुक्ल ने सरहपा के बारे में ये कोट कहा है। कोट नंबर 8 है कि कबीर आदि संतों को जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। देखिए, इस कोट में कबीर दास का जो संत काव्य धारा थे, जो संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, इस कोट में आचार्य शुक्ल यही बात बता रहे हैं कि जो
कह सकते हैं कि जो नाथ पंथ था, नाथ पंथ से आगे चल के संत काव्य धारा का विकास हुआ, और कहीं ना कहीं जो नाथ पंथ की भाषा साधुकड़ी थी, जैसा कि ऊपर कोट में उन्होंने बताया था, वो साधुकड़ी भाषा कहीं ना कहीं विरासत के रूप में संत काव्य धारा को मिली थी। और संतों ने भी साखी और बानी को ठीक वैसे ही प्रयोग किया जैसे कि नाथ पंथ में उसका कुछ परिवर्तित रूप हमें देखने को मिलता है। कोट संख्या 9 है कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसलदेव रासो मिलती है। जैसा कि सबसे पहला अगर कोई रासो ग्रंथ नज़र में आया तो बीसलदेव रासो ही था। तो उन्होंने यही कहा है कि वीर गीत के रूप में अगर हम सबसे प्राचीन पुस्तक देखें, सबसे पुरानी पुस्तक देखें, क्या प्रथम पुस्तक देखें तो कौन सी है? बीसलदेव रासो है। कोट संख्या 10 है कि बीसलदेव रासों में काव्य के संबंध में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन से होते होते रासो हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आचार्य शुक्ल, अगर प्रश्न इस तरह घुमा के पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल ने रासों की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से मानी है, तो निसंदेह रसायन शब्द से मानी है। और आचार्य शुक्ल इस कोट में यही बता रहे हैं कि रसायन शब्द ही कहीं ना कहीं आगे चल के क्या हो गया? रासो हो गया। चलिए कोट संख्या 11 देखते हैं। बीसलदेव रासो में आए 1272 का स्पष्ट अर्थ 1212 है। तो यहाँ पे बीसलदेव रासो में जो पंक्ति मिलती है कि नाल रसायन आरंभ करी करके, तो वो उसमें जो 1272 का शब्द आया है, तो उसका स्पष्ट अर्थ बता रहे हैं आचार्य शुक्ल की कहीं ना कहीं उसका स्पष्ट अर्थ क्या है? 1212 है। अगला कोट है, ये भी बीसलदेव रासो के बारे में ही लिखा है उन्होंने कि यह घटनात्मक काव्य नहीं है बल्कि कैसा है? वर्णनात्मक काव्य है। कोट संख्या 14 है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी। ये भी उन्होंने बीसलदेव रासो के बारे में कहा है। कोट संख्या 15 है कि अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी का योग ढिंगल भाषा कहलाती है। यहाँ पे आचार्य शुक्ल बता रहे हैं कि ढिंगल भाषा किन शब्दों से मिलकर बनी है, तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश और राजस्थानी को मिला के ढिंगल भाषा बनती है, कि जो कि थोड़ी प्रखर होती थी, और जो पिंगल भाषा थी जिसमें ब्रज भाषा का पुट होता था थोड़ा, तो वो भाषा थोड़ी सी सरस यानी मधुर होती थी। कोट संख्या 16 है कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आचार्य शुक्ल चंद्र बरदाई द्वारा कृत जो पृथ्वीराज रासो है उसके बारे में बता रहे हैं। प्रश्न कोट संख्या 17 है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेठिकाने हैं और उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन आचार्य शुक्ल की कई बार परीक्षा में पूछी गई है, और ये पृथ्वीराज रासो के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आचार्य शुक्ल इसे अप्रमाणिक मानते थे। अब पृथ्वीराज रासो से ये भी प्रश्न बनता है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा गया है, नेट की परीक्षा में तो कई बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को कौन से कह सकते हैं कि साहित्यकार या फिर इतिहासकार प्रमाणिक मानता है, कौन अप्रमाणिक मानता है, और कौन इसे अर्ध प्रमाणिक मानता है। तो कृपया आप इसे जरूर देख के जाएं और इसे अपने दिमाग में रखें। तो चलिए बात करते हैं इस कोट के बारे में। तो आचार्य शुक्ल ने इसे क्या माना है? अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर इसे हम भाषा की कसौटी पे कसें तो ये और हमें निराश होना पड़ता है, क्योंकि इसमें व्याकरण की कोई व्यवस्था नहीं है। कोट संख्या 17 है कि विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगारिक हैं, जिसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। तो इन्होंने ये व्यंग्य किया था कि जो लोग विद्यापति को कहीं ना कहीं भक्ति कवि स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने उन लोगों पर व्यंग्य करके कोट कहा था। आगे उन्होंने कहा भी है कि विद्यापति को कृष्ण भक्ति परंपरा में ना समझना चाहिए, और ये सन 2020 में पूछा गया था, 17 में पूछा गया। तो ये कोटेशन ना पता मित्रों कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते होंगे। ये कोट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट रखने का ही प्रयास किया है ताकि आप लोगों को याद रहे। और आखिरी कोटेशन है कि मोटे हिसाब से वीर गाथा काल को महाराज हमीर सिंह के समय काल तक ही समझना चाहिए। कहीं ना कहीं आदिकाल को जो समय काल है आचार्य शुक्ल के हिसाब से, तो वो इस कोट में बता रहे हैं। तो ये थे आज के टोटल 20 कोटेशन जो आदिकाल से आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से मैंने उठाए हैं, और जो कहीं ना कहीं परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर ये परीक्षा में नहीं भी पूछे जाएँ, अगर आप इन्हें थोड़ा पढ़ लेंगे या देख लेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिवाइज की तरह बैठ जाएगा। तो बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।